प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम, उसके साथ कुंडली का अध्ययन। आज के कार्यक्रम में आपसे मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूंगा कि जन्म कुंडली के केंद्र में अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, अगर इन भावों में एक से अधिक शुभग्रह अपने अपने भाव में बैठे हों, अपने अपने भाव में बैठने का अर्थ होगा कि अपने या तो उच्च की राशि में बैठे हों या तो अपनी राशि में बैठे हों, नीच राशि में न बैठे हों, किसी भी तरीके से शत्रु की राशि में न बैठे हों। तो केंद्र के अधिकांश ग्रह अपनी राशि में बैठे हों और शुभग्रह हों। जैसे इसी कुंडली को देखें तो गुरु शुभग्रह अपनी राशि में, शुक्र उच्च के, चंद्रमा कन्या राशि में शुभग्रह की राशि में। अर्थात क्या हुआ कि जन्म कुंडली के 3 ग्रह शुभग्रह हुए और वो तीनों ही केंद्र में आ गए। ये इस तरीके के, जब कभी भी जन्म कुंडली में इस तरीके की स्थिति का निर्माण हो जाता है, उस जातक का बहुत सारा पक्ष स्वतः ही जागृत हो जाता है। उसको बहुत सारा पराक्रम नहीं करना पड़ता है, अपने आप को सिद्ध नहीं करना पड़ता है और बेवजह के झंझट में उसकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। आप ऐसा कहें, केंद्र में जब शुभग्रह बैठ जाते हैं, खास करके जो अब यहाँ पे 2 सिद्धांत काम करता है। पहला सिद्धांत ये कहता है कि केंद्र में शुभग्रह का बैठना उसको तटस्थ कर देता है और केंद्र में पापग्रह का बैठना भी तटस्थ कर देता है। लेकिन अगर ग्रह अपनी राशि का बैठा हो तो उसको तटस्थ न करके अपने आप को वो ग्रह मजबूती से अपना परिणाम शुद्धता से देने वाला हो जाता है। ऐसा इस वजह से अगर ये बात आपकी कुंडली में बन रही है कि अधिकांश ग्रह अपनी राशि में हैं या तो फिर अपने उच्च के ग्रह को पकड़ रहे हैं, उच्च की राशि को पकड़ रहे हैं, तो ये कुंडली को बहुत ही बलवान और निष्पक्ष बना देते हैं, शुद्ध परिणाम करने वाला बना देते हैं। ऐसा जातक पराक्रमी होता है, सुखी होता है, सकारात्मक होता है, व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाला, चिरंतन आयु को प्राप्त करने वाला, सुखी मानसिकता का, बेहतरीन वक्ता, धनाढ्य और अपने पूर्वजों के मान का मर्दन नहीं करने वाला, बल्कि पूर्वजों के मान का मर्दन न करके उनके वर्धन का कारक होता है। सदैव सत्य और असत्य के बीच के संतुलन को बनाने वाला या सत्य और असत्य की पहचान करने वाला, गुरुता हासिल करने वाला, सैद्धांतिक धरातल पे काम करने वाला और बात करने वाला, किसी भी स्थिति में कभी अन्याय ना करने वाला, गाय, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, इन सब के प्रति अच्छा भाव विकसित करने वाला या रखने वाला, ऐसा होता है। अगर आपकी कुंडली में ये बात बन रही है तो निश्चित रूप से आपके अंदर ये प्रभाव देखने को मिल जाएंगे। अब आइए यहाँ से शुरू करते हैं। और भी बात है, जैसे केंद्र में ना अगर ग्रह 0 से 6 अंशों के बीच में भी बैठा हो तो भी वो कई बार संपूर्ण परिणाम करते देखा जाता है। ऐसा उसमें और भी बातें क्या आ गई कि लग्न पे अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, जैसे मान लीजिए लग्न में शनि बैठ गए, उच्च के ही क्यों ना। आज ही मेरे पास एक कुंडली आई थी जिसमें उनकी कुंडली में लग्न में 7 नंबर लिखा था, शनि उच्च के बैठे थे लग्न में, और सप्तम भाव में मेष राशि के सूर्य और मंगल थे। गुरु की दृष्टि लग्न पे थी नहीं, अष्टम भाव में गुरु बैठे थे। तो क्या कहा कि जब जन्म कुंडली में लग्न पर किसी भी प्रकार से शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और सारे के सारे पापक ग्रह या क्रूर ग्रह की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति निर्दयी होता है। उसको बहुत सारा संतुलन बनाना पड़ता है, उसका समाज में विश्वास कम होता है, उसका परिवार टूट जाता है, और तो और उसको अपने आप को सिद्ध करने के लिए कई बार अपने ही लोगों को सफाई देनी पड़ती है ना। इस तरीके का मतलब उसको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। उसका चरित्र, उसका ज्ञान, उसका व्यवहार, उसकी आयु, इन सभी चीजों में कष्ट की स्थिति देखने को मिलती है अगर लग्न पे पापक ग्रह का प्रभाव ज्यादा है तो। अब आइए, ये कुंडली मुझे मिली है काठमांडू, नेपाल से। फिलहाल ये कहीं बाहर रहते हैं और इनकी कुंडली का अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराऊंगा, उसके बाद ग्रह स्थिति, ग्रहों का अंश, नक्षत्रों का बल, अष्टक वर्ग, ग्रहों का विस्तृत अध्ययन, महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र तो मैंने शुरू में ही बता दिया है। अब आइए यहां से इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा दूं।
जन्म हुआ जातक का चैत्र माह में। चैत्र माह में जो लोग जन्मे होते हैं उनमें ऊर्जा अच्छी होती है, वो सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत होते हैं। पर एक बात और भी होगी कि उत्तरायण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, ऐसा जातक जो उत्तरायण में जन्मा हो, मैंने पूर्व में भी बात कही थी कि केंद्र में शुभ ग्रह के बैठने से शुभता बढ़ती है और व्यक्ति हार करके भी जीतने वाला होता है ना। तो यहाँ शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के जो चंद्रमा होंगे वो शुभ ग्रह का प्रभाव देंगे और शुभ प्रभाव देने के कारण उसके बहुत सारे क्षेत्र को लाभान्वित करने वाले भी होंगे। एक बात और होगी, शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति के मन मस्तिष्क को बड़ा ही शुद्ध और अंतःकरण का पवित्र बना देते हैं। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, लाभ और जीवन में समरसता, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। जन्म हुआ है शनिवार को, विचार करिए, शनिवार को जन्म हुआ है, वारेस उच्च के बैठे हैं लेकिन वक्री हैं 20 अंश से ऊपर, इस वजह से ये 100% यहीं का परिणाम करेंगे। इसका अर्थ होगा कि जब जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में शनि बैठेंगे, वारेस होकर के बलवान होंगे, लग्न पर उनकी दृष्टि होगी, धनेश होकर के उच्च के बैठे हैं लाभ में। इसका अर्थ कि व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान होगा और किसी भी स्थिति में वो जीवन में कभी भी दारिद्र को प्राप्त नहीं करेगा। हाँ, निश्चित रूप से जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि, सूर्य, गुरु, बुध, उनके ठीक पीछे शुक्र और आगे राहु कहीं ना कहीं दाम्पत्य में थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति पैदा कर सकते हैं। या द्वितीय जब जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठ जाए या एकादशवें भाव में बैठ जाए तो पत्नी का एग्रेशन देखने को मिलता है। या ये भी कह सकते हैं कि पत्नी ऐसा ठप्पा लगा दे कि तुम निर्दयी हो या तुम्हारा व्यवहार अकुशलता को प्राप्त कर रहा है। ऐसा शनिवार को जन्मे हैं तो थोड़ा बहुत जीवन में असंतोष भी बना रहता है। हस्त नक्षत्र ये बलवान नक्षत्र है, सूर्य इसके अधिपति देवता है। ओम अदितये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। सविता अर्थात सूर्य ओम सवित्रे नमः इस मंत्र का भी जप किया जा सकता है। आपा मार्ग चिरचीटा की जड़ गले में धारण कर सकते हैं। सूर्य को आराधित करना चाहिए। सूर्य जो है वो तीर्थ स्वरूप है। अगर व्यक्ति कभी सामान्य पाप कर ले तो सूर्य का दर्शन करके वो क्षमा मांग ले तो उसके वो पाप धुल जाते हैं। तो सूर्य जिस तरीके से हमारे शरीर में कान तीर्थ हैं, हाथ तीर्थ हैं, पैरों से, ये सब तीर्थ ही हैं हमारे शरीर के, वैसे ही सूर्य भी तीर्थ स्वरूप है। तो सूर्य का दर्शन करना चाहिए, उन्हें घी का दीपक दिखाना चाहिए। लाल चंदन की माला सूर्य को बड़ा पसंद है, पीले फूल की माला, कनेर के फूल की माला सूर्य को बड़ा पसंद है। तो इन सभी चीज़ों से सूर्य को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। रविवार के दिन मांसाहार और नमक दोनों का परित्याग करना चाहिए। हस्त नक्षत्र, व्याघात योग, वैश्य वर्ण और देवगण। वैश्य वर्ण के कारण व्यक्ति के जीवन में रजस तत्व का प्रभाव देखने को मिलेगा। देवगण के कारण व्यक्ति में शुद्धता और सात्विकता का संचार होगा। देवगण के कारण यहाँ पे कई बार दाम्पत्य में यहाँ पे संचार अच्छा, मतलब देवगण के होने के कारण यहाँ दाम्पत्य की तो सुरक्षा हो रही थी, पर सामान्यतः वैश्य वर्ण के कारण या कुंडली न मिले होने के कारण कई बार दाम्पत्य में परेशानी हो। हालांकि ये कुंडली नवांश चक्र में भी बहुत अच्छी और स्पष्ट नजर आ रही है। आगे मैं इनकी कुंडली के ग्रह के अंश से आपका परिचय करा देता हूँ, ग्रह की डिग्री। तो सबसे पहले बात करें सूर्य। धनु लग्न की कुंडली के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी होते हैं, पंचम भाव में बैठे हैं उच्च के। उन पर गुरु की दृष्टि व्यक्ति को चरित्रवान और सैद्धांतिक पक्षों का रक्षण करने वाला बनाती है। सूर्य एक अंश पे बैठे हैं, मतलब वो जहाँ बैठे हैं सिर्फ वहीं बैठे हैं, ना तो उनकी कहीं दृष्टि है। और हाँ, हालांकि देखने वाले ग्रह में से गुरु उनको देखेंगे और शनि भी उनको देखेंगे। सामान्यतः इन दोनों ग्रहों का दृष्टि बल सूर्य के ऊपर, एक तरफ गुरु की दृष्टि से जहाँ सैद्धांतिक पक्ष मजबूत होगा, वहीं शनि की दृष्टि के कारण जातक के जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित, पेट से संबंधित परेशानी या कई बार दाम्पत्य में मतभेद गहरा होता जाएगा। चंद्रमा जन्म कुंडली में 16 अंश पे बैठे हैं, उनकी डिग्री चतुर्थ स्थान को पुष्टता प्रदान करेगी, जिसके कारण जातक का वापस से सकारात्मक विचारों का बार बार उदय होना भी देखा जाएगा। सामान्यतः एक बात और भी होगी यहाँ पे, चंद्रमा जो है वो हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को कई बार ना चाहते हुए भी लोगों का विरोध झेलना पड़ता है, ऐसा भी है। मंगल जन्म कुंडली में 4 अंश पे बैठे हैं, वक्री होकर के उनका काफी कुछ परिणाम वृश्चिक राशि से हटकर तुला राशि का मिलेगा। इसका अर्थ होगा कि शनि और मंगल एक साथ एकादशवें भाव का फल करेंगे। सामान्य बात होगी, यहाँ शनि 20 अंश से ऊपर बैठे हैं, मंगल 7 अंश पे हैं 20 अंश से नीचे, इस वजह से इनका काफी परिणाम तुला राशि की तरफ आएगा। तो एकादशवां भाव जब पापक प्रभाव होगा तो व्यक्ति मेहनत करके भी कई बार बहुत सारी चीजें उसके झोले में नहीं आएंगी।
इस तरीके का प्रभाव होगा। बुधदेव जन्म कुंडली में 12 अंश पे बैठे हैं, वक्री हैं, 2 ग्रह नहीं 3 ग्रह जन्म कुंडली में वक्री हो गए। अब सामान्य सी बात होती है कि जन्म कुंडली में जब एक से अधिक ग्रह वक्री होने लगते हैं तो कुंडली की समस्या और चुनौतियों को बढ़ा देते हैं। इस वजह से कि जन्म कुंडली में जब सप्तमेश वक्री हैं, जन्म कुंडली के जब संबंधों की लॉन्जिविटी जहाँ से देखी जाती है उस भाव के स्वामी शनि वक्री हैं, जन्म कुंडली का प्रेम जहाँ से देखा जाता है उस भाव का स्वामी मंगल वक्री है, तो यहाँ एक कठिनाई तो देखने को मिलेगी ही, क्योंकि द्वितीय भाव, सप्तम भाव और पंचम भाव ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य की शुरुआत, संबंधों की लॉन्जिविटी और प्रेम संबंधों को परिष्कृत और शुद्ध स्वरूप देते हैं। जब ऐसा नहीं होगा तो कई बार इसमें एक दोहरापन देखने को मिलेगा, तो ये बात दिखाई दे रही है। बुधदेव जन्म कुंडली में एकादशवें भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी और उनके ऊपर शनि का प्रभाव होगा, तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन या तकनीकी जानकारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में 18 हंस पे हैं, हंस योग लगा रहे हैं। शुक्र जन्म कुंडली में 14 हंस पे हैं, मालव्य योग लगा रहे हैं। शनि एकादशवें भाव में है, शश योग लगा रहे हैं। मंगल 12वें भाव में है, रुचक योग लगा रहे हैं। जरा देखिए ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 ग्रह जन्म कुंडली में उच्च के हैं। मतलब ये कोई सामान्य कुंडली तो नहीं हो सकती है, और व्यक्ति सामान्य है भी नहीं, बहुत सारी चीजें अर्जित करके बैठा है। हाँ, पर दाम्पत्य का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। एक के बाद एक अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पे व्यक्ति को चरित्रवान बनाएंगे, कृतज्ञ बनाएंगे। सप्तम भाव पे उसके दाम्पत्य की सुरक्षा करना, ऐसा भाव रखें। और नवम भाव पे व्यक्ति को धार्मिक और यशोवान, अच्छी शिक्षा का मालिक, ऐसा बनाएंगे। शुक्रदेव जन्म कुंडली में 14 अंश पे बैठे हैं, उनकी दृष्टि जन्म कुंडली के 10वें भाव पे जाएगी। चंद्रमा से शुक्र जब केंद्र में कई बार हो जाते हैं तो ये दाम्पत्य को एक बुरा प्रभाव भी ग्रसित करने वाला बना देते हैं। इसका अर्थ होगा कि एकादशवें भाव पे या जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे शुक्र और चंद्रमा का ये एक दूसरे से केंद्र में होने के कारण कई बार दाम्पत्य सुंदर शुरू तो होता है, पर बाद में चल करके वो नष्ट होने की स्थिति में चला जाता है। ये एक सिद्धांत ही है। शनिदेव जन्म कुंडली में लग्न पे दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति के कार्य को थोड़ा विलंब में लेके जाएंगे, या सैद्धांतिक रूप से वहाँ विलंब के कारक होते हैं, मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को थोड़ा निगेटिव लेके जाएंगे, या देर से उसकी छवि सामने वाले की दृष्टि में स्पष्ट होती है। पंचम भाव पर उनकी दृष्टि सूर्य के प्रभाव को कमजोर करेगी, जहाँ व्यक्ति को कई बार नुकसान होता है। हालांकि यहाँ पे विदेशी संपर्क बहुत ही अच्छा और उत्तम बन जाता है। जबकि 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के शत्रु की राशि अर्थात अष्टम भाव पे जाएगी, तो व्यक्ति के लगातार जीवन की गतिविधि को डिस्टर्ब करेगी, परेशान करेगी, और व्यक्ति सोचेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, पर वो सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पे शनि की शत्रु दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद उसी भाव पे केतु की भी दृष्टि जा रही है। इस वजह से कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी देखने को मिल जाएगी। इस कुंडली में भाव के आधार पर चतुर्थ भाव, लग्न भाव, दशम भाव, पंचम भाव, एकादशवां भाव, ये सब सारे भाव बलवान हैं। एकादशवें भाव के बाद 12वें भाव में मंगल का केतु के साथ बैठना व्यक्ति को अपनी दशा काल में जिम्मेदारियों का भरपूर निर्वहन करने वाला, सकारात्मक जगह पे और सही जगह पे ऊर्जा लगाने वाला बनाएंगे। डिग्री के बाद मैंने दृष्टि की भी बात कर दी, और नक्षत्र की बात करता हूं तो सूर्य अश्विनी नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को सुखी बना रहे हैं, और आमोद प्रमोद करने वाला, हंसमुख प्रवृत्ति वाला, कम संततियों का मालिक, या कई बार संतान से कष्ट भी देने वाले बन जाते हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहे तो 100% कर सकता है। मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, और वो शनि जन्म कुंडली में गुरु के नक्षत्र में है। यहाँ पे मंगल का 12वें भाव में जाना, विदेशी प्रवास, बाहर बहुत अच्छे तरीके से रहना, घर से ज़्यादा व्यक्ति को सुख उसके जन्म स्थान से जितना दूर जाए उतना हो, और प्रभाव बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और संतुलित बना रहता है। बुधदेव जन्म कुंडली में अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, व्यक्ति के ज्ञान और गुणों की वृद्धि करने वाले बनेंगे। जबकि देवगुरु बृहस्पति जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस आधार पर व्यक्ति के सुखों की वृद्धि करेंगे। शुक्रदेव शनि के नक्षत्र में, गुरुदेव शुक्र के नक्षत्र में, शनिदेव जो बैठे हैं वो बैठे हैं गुरु के नक्षत्र में। तो तीनों ग्रह एक दूसरे से संपर्क में आ गए। शनि तुला राशि में विशाखा, गुरु के नक्षत्र में, गुरु स्वग्रही, गुरु बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा में, ये शुक्र का प्रभाव, और शुक्र जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव है। इस आधार पर ये जो तीनों ग्रहों का आपस में कनेक्शन बन रहा है ये जातक के पक्ष में काम करेगा, जहां व्यक्ति को
लाभ, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, चरित्रवान, अनुभवी, सांसारिक सुखों के दाता बनेंगे। शनिदेव जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर ये बात तो पक्की खुल के सामने आएगी कि व्यक्ति अनुभवी होगा, न्याय संगत बात करेगा, तार्किक होगा और पुराणों का, धर्मशास्त्रों का, ज्योतिष का रुचि रखने वाला या इस तरफ अपने मन बुद्धि को लगाने वाला, वक्त के हिसाब से उसे अकेलेपन में रहने की स्थिति बन जाती है। ये भी शनिदेव दिखा रहे हैं। अब मैं यहाँ से कुंडली में चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों का संबंध बता देता हूँ। अब थोड़ी सी बात कर देते हैं नवमांश चक्र की। नवमांश चक्र में लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी यहाँ के लगने से, इसको ऐसे समझेंगे अगर तो ये एक बड़ी अच्छी बात हो जाती है कि लग्न कुंडली के त्रिकोण भाव के स्वामी नवमांश चक्र के केंद्र के स्वामी होते हैं, या यहाँ पे जो ग्रह योग कारक होगा वही ग्रह यहाँ का भी योग कारक होगा। यहाँ योग कारक गुरु होते हैं, सूर्य होते हैं, मंगल होते हैं। नहीं अच्छे होने चाहिए जिनको, वो भी अच्छा है, अर्थात शनि और शुक्र। शुक्र इस कुंडली में पापी ग्रह बनते हैं, शनि इस कुंडली में मारक बनते हैं। अष्टम स्थान पे शनि और केतु की दृष्टि कई बार जातक के पक्ष में काम नहीं करेगी। शुक्र चतुर्थ स्थान में खींच खींच करके व्यक्ति को सुख देंगे। दसम स्थान में चंद्रमा कई बार व्यक्ति के मन को भटकाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा और गुरु का एक दूसरे से केंद्र में होना, शुक्र और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में होना जातक के पक्ष में निर्णय होगा। पंचम भाव में सूर्य अपने भाव में बैठे हैं या उच्च के बैठे हैं। सामान्यतया कालपुरुष की कुंडली के लिए पंचम भाव में सूर्य की राशि बनी होती है, वो अपने ही भाव में बैठे हैं। बुध इस कुंडली के लिए सप्तम और दशम के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हैं, ये अपने आप में बहुत ही उत्तम पक्ष की बात हो जाएगी। नवमांश चक्र में दशम स्थान में राहु का बैठना और द्वितीय भाव पे बैठे गुरु को देखना। यहाँ गुरु धनु राशि में बैठे थे, यहाँ वो कन्या में जा रहे हैं और राहु से दृष्ट हैं। इसका अर्थ होगा कि संबंधों में कमजोरी होगी, क्योंकि द्वितीय भाव पे गुरु शत्रु की राशि में बैठ रहे हैं और सामान्यतया द्वितीय भाव का स्वामी भी शत्रुगत है। हालांकि ये अलग बात है कि यहाँ पे बुध और चंद्रमा का परिवर्तन जो द्वितीय विवाह से व्यक्ति के सुखों का प्रभाव दर्शा रहा है, लेकिन द्वितीय भाव पे गुरु का प्रभाव, चतुर्थ स्थान में वृश्चिक राशि के शुक्र और केतु का बैठना दाम्पत्य को कमजोरी, यहाँ सूर्य और शनि का बैठना, सूर्य उच्च के यहाँ भी थे, सूर्य उच्च के यहाँ भी थे, तो व्यक्ति सामान्य बात है कि उसको सहने की शक्ति सबके पास नहीं है। इस व्यक्ति के पास जो एनर्जी है, जो संतुलन बनाने का बल है, जो ग्रहों का बल है मजबूत, कई बार ग्रह बहुत अच्छे हो जाएं तो भी वो सामान्य व्यक्ति को समझने में नहीं आता है कि उसका व्यवहार कैसा है। तो ग्रहों का प्रभाव इतना हावी रहता है कि सामान्य व्यक्ति उस दर्शन को समझ ही नहीं पाता है। यहाँ पे भी उच्च सूर्य के हैं, लेकिन सूर्य उच्च के हैं लेकिन शनि के साथ है, तो जो नवम भाव होता है वो कम्युनिकेशन का होता है। इस वजह से कि जब जन्म कुंडली के नवमांश चक्र के नवम भाव पे सूर्य और शनि जैसे ग्रह की दृष्टि होगी तो वहां पे एक मिसकम्युनिकेशन पैदा होगा। और पहले ही जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी जो शनि हैं वो 12वें भाव में या 11वें भाव में हैं। इस वजह से कि यहाँ पे भी द्वितीय भाव के स्वामी 12वें भाव में शत्रुगत हो रहे हैं। ये अलग बात है कि दोनों का आपस में परिवर्तन होकर के वो जो दोष था वो समाप्त हो रहा था, लेकिन द्वितीय भाव पे फिर भी प्रभाव तो है। उसके बाद यहाँ पे मंगल की दृष्टि जा रही है। इस कारण से भी दाम्पत्य में मतलब जो संतुलन नवमांश कुंडली में बना हुआ है, अगर हम उसकी तुलना लग्न कुंडली में कर रहे हैं तो लग्न कुंडली ज़्यादा आगे है, नवमांश कुंडली थोड़ी पीछे आ रही है। इसमें भी बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी जन्म कुंडली के 12वें के स्वामी एकादश में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी शत्रु के घर में, राहु केतु मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे आ गया। शनिदेव जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान नवम स्थान में बैठ गए, जहां पे वो पहले ही गड़बड़ कर रहे थे। इस वजह से नवमांश चक्र की स्थिति कमजोर हो रही है। नवमांश चक्र में स्थिति कमजोर होने के पीछे का एक कारण और भी है। लग्न कुंडली के ठीक पीछे मंगल केतु बैठे थे, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत असुरक्षा दे रहे थे। हालांकि मंगल और केतु दोनों बैठे मित्रवत है, जो व्यक्ति के लिए तो अच्छा है, पर व्यक्ति के साथ जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति जुड़ता है उसके लिए वो गड़बड़ हो जाता है। नवमांश कुंडली के लग्न को गुरु और बुध का शुभ कर्तरी लग रहा है। ये पक्ष बहुत ही अच्छा काम करेगा जातक के लिए, पर सामान्य बात है कि बुध वहां शत्रुगत होकर बैठे हैं, जिन पर कहीं ना कहीं विचार करें तो केतु का प्रभाव है। चतुर्थ स्थान पे शुक्र के ऊपर मंगल केतु राहु का प्रभाव है, द्वितीय भाव के गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव है, और जन्म कुंडली के पंचम भाव पे 12वें भाव के स्वामी बैठ करके देख रहे हैं। इस वजह से वो ना चाहते हुए भी एक मिसगाइड कर देना या गलतफहमी का शिकार हो जाना, कुंडली मिलाकर विवाह ना करें, या कई तरीके की परेशानी हो सकती है, या विवाह में जो भी परेशानी आएगी वो इसी नवमांश चक्र के कमजोर होने के कारण। चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों का संबंध समझिए तो चंद्रमा से द्वितीय घर के शनि
व्यक्ति को कड़वा बोलने वाला, और संबंध जो होगा वो बहुत ऊंचाई को प्राप्त नहीं करेगा। चंद्रमा से तीसरे घर के मंगल व्यक्ति को पराक्रमी और कई बार ऐसा मंतव्य दे देने वाला जिससे सामने वाला ना चाहते हुए भी दुश्मन बन जाए। चतुर्थ स्थान में गुरु बैठे हैं, यशस्वी बनाएंगे। सप्तम स्थान में शुक्र दाम्पत्य को तोड़ेंगे। चंद्रमा से छठवें घर के सूर्य व्यक्ति को युक्ति पूर्वक बात करने वाला, गंभीर चिंतन करने वाला, मेहनत से धन कमाने वाला और बहुत आगे की सोचने वाला। चंद्रमा से बुध का छठे भाव में जाना, सातवें आठवें भाव में जाना, ये भी व्यक्ति को निर्णय लेने में मजबूती प्रदान करने वाला होता है। उसी चंद्रमा से नौ घर राहु व्यक्ति के दाम्पत्य को कमजोर और मति भ्रम में लेके जाने वाले हो जाते हैं। क्लियर है? ऐसी बात दिखाई दे रही है। दशमांसा चक्र में अगर बात करें तो लग्न कुंडली के छठवें भाव के स्वामी दशमांसा चक्र के लग्नेश हैं, जहां राहु यहां बैठे हैं। यहां राहु वृष राशि के, यहां राहु वृष राशि के, यहां भी राहु वृष राशि के हैं। ये जो अवस्था बन रही है ये कुंडली के एग्रेशन को बढ़ा रही है। सामान्य बात है कि गुरु यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठे हैं और कौन है? अष्टम भाव के स्वामी। अष्टमेश का धन भाव में जाना कारोबार में कभी कभी चिंताएं देगा। 12वें भाव में सूर्य और शनि का बैठना विदेश में ले जाना और थोड़े बहुत संघर्ष में जीवन को डालना। पर यहाँ पे शुक्र उच्च के, राहु, मंगल और बुध में से बुध का प्रभाव पीड़ित हो रहा है, क्योंकि चतुर्थ स्थान में बुध बहुत अच्छा परिणाम करते नहीं है। मंगल भी यहाँ पे वृष लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। दशमांसा चक्र में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा नहीं बैठा है सामान्यतः अगर बात करते हैं तो गुरु को छोड़ करके। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा छठे भाव में जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति ला रहे हैं। शुक्र जो है वो लग्नेश होकर के उच्च के बैठे हैं जो व्यक्ति को देने का काम कर रहे हैं। तो व्यक्ति को जो मिला है वो शुक्र की दया से मिला है। यहाँ भी उच्च के थे, यहाँ भी जन्म कुंडली में वर्गोत्तम हो गए दिग्बली, यहाँ पे भी उच्च के हो गए लग्नेश होकर के। तो शुक्र इस कुंडली में ना चाहते हुए भी पाप करने वाले ग्रह बन रहे। कई बार जब व्यक्ति की कुंडली में वो ग्रह बहुत अच्छे भाव का स्वामी न हो और बहुत ऊंचा हो जाए, बहुत अच्छी स्थिति में हो जाए, तो वो एक तरफ सारी चीज लेता भी है और दूसरी तरफ सारी चीजें छीन भी लेता है। मतलब विवाह हुआ बहुत अच्छा पर टूट गया, जबकि शुक्र तो कुंडली में वर्गोत्तम थे, अच्छे होने चाहिए थे, उसका प्रभाव तो हर जगह कुंडली में अच्छा बना हुआ है, पर फिर भी वो गड़बड़ी क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि इस ग्रह को बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए था। सामान्य बात है कि योग कारक ग्रह का बलवान होना जातक के पक्ष में काम करता है, लेकिन पापी ग्रह, पापी भाव के स्वामी या दुष्ट ग्रह जो दूषित भाव के स्वामी होते हैं उनका बहुत अच्छा मजबूत हो जाना बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे आचार्य वराहमिहिर ने क्या लिखा शनि के बारे में, दुर्बल ही दुर्बल आ गया विपरीत शनि स्मृता। शनि दुर्बल होकर के जातक के पक्ष में काम करते हैं, जबकि बहुत ज्यादा बलवान होकर के जातक की चुनौतियों का सामना करना जातक के लिए पड़ जाता है। तो इस तरीके की बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। राहु एग्रेसिव में है, अग्रेशन में है, यहाँ पे सूर्य और शनि संघर्ष दे रहे हैं जो बाहर सेटल तो कराते हैं पर सामान्यतया एक संघर्ष भी दे जाते हैं। जो संघर्ष मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे मंगल के साथ केतु, हालांकि वहाँ पे ठीक है, नवमांश चक्र में थोड़ी सी गड़बड़ी और दशमांश चक्र में थोड़ा सा नुकसान, ये इसका एक पक्ष है। केंद्र में बहुत अच्छा ग्रह कोई बैठा नहीं है। वृष लग्न की कुंडली के लिए मंगल अच्छे होते नहीं हैं और बुध जन्म कुंडली में अच्छे होते हैं पर वो शत्रु के साथ और पीड़ित हो जा रहे हैं। इस कारण से दशमांशा चक्र में थोड़ी सी कमजोरी, नवमांश चक्र में कमजोरी विवाह को कमजोर कर रही थी और दशमांशा चक्र में जो कमजोरी थी वो व्यक्ति के कारोबार को कई बार डिरेल करती है, या ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति के जो करियर को जो ऊंचाई प्राप्त होनी थी उसमें एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। क्लियर है? अब मैं यहाँ से कुंडली के कुछ बेसिक चीजों पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। नक्षत्र के हिसाब से हस्त नक्षत्र में दान करना सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, अनुराधा मैंने बताया काफ़ी बार। तो इस कुंडली में अश्विनी नक्षत्र भी बहुत अच्छा है। पुनर्वसु नक्षत्र बढ़िया रहेगा। मृगशीरा भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा है किसी भी कार्य को करने के लिए। अंक आपकी कुंडली के लिए जो सबसे अच्छा रहे वो 3। रंग आपकी कुंडली के लिए गेरुआ, पीला और लाल। मित्र राशियां मेष और सिंह हो सकती हैं। शत्रु राशि तुला, मिथुन और कुंभ हो सकती है। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब और उत्तर की तरफ, ईशान कोण की तरफ। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो रहेगा उत्तर की दिशा। ये सारी चीजें हैं। इस कुंडली में शनि मारक बनेंगे। मंगल और केतु अपनी दशा काल में कई बार इरिटेशन ज्यादा देंगे। शुक्र की दशा में दाम्पत्य में कभी कभी कमजोरी देखने को मिल सकती है। सूर्य और बुध और गुरु आपको सैद्धांतिक पक्षों का रक्षण करने वाला बनाएंगे। ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर जैसे अरिष्ट चक्र, तुलसांसा चक्र के आधार पर मंगल की दशा, राहु और केतु की दशा और साथ ही साथ शनि की दशा में राहु और केतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकते हैं।
जैसे विटामिन बी की कमी, है ना। कई बार जो है वो नाभि के नीचे का क्षेत्र, लिंग मूल में समस्या, इस तरीके के इन्फेक्शन के योग भी कई बार बन जाते हैं, या स्किन डिजीज भी कई बार वो दे देते हैं। नेत्र की ज्योति कई बार कमज़ोर कर देते हैं, आंखों से पानी आना, या शरीर बहुत ज़्यादा ढीला ढीला हो जाए, भलभला हो जाए, ऐसा। उसके बाद भवन भूमि वाहन के लिए सूर्य की दशा, चंद्रमा की दशा, गुरु मंगल बुध और शुक्र की दशा लाभान्वित करने वाली होगी, जबकि शनि राहु और केतु की दशा में भवन भूमि वाहन से तकलीफें हो सकती हैं, हमें वहां ध्यान देना होगा। भाग्य का बल बढ़ेगा गुरु की दशा में, शुक्र की दशा में, मंगल की दशा में, चंद्रमा की दशा में और सूर्य की दशा में। यहां भी शनि और बुध, राहु और केतु भाग्य के संघर्ष को बढ़ा सकते हैं, मतलब इस दौरान काम बिगड़ सकता है। होरा चक्र के आधार पर सूर्य की दशा में धन आएगा, जबकि चंद्रमा और बुध संघर्षों के साथ धन देंगे। इसके अतिरिक्त अल्टीमेटली गुरु मंगल शनि राहु केतु और शुक्र अपनी दशा काल में मानसिक शांति देने वाले ग्रह बनेंगे, अर्थात इस दशा काल में व्यक्ति के काम बनेंगे और बहुत स्मूथ जीवन चलेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो संतान पक्ष में कमजोरी के साथ सुख का प्रभाव देखने को मिल रहा है। हमें संतान को लेकर बहुत गंभीरता से निर्णय लेना होगा। दूसरा विवाह हम 100% कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पूजा पाठ में मन लगेगा। मंगल की दशा, बुध की दशा, सूर्य की दशा, गुरु की दशा, चंद्रमा भी इस कुंडली में धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा, बड़ों का सहयोग, गुरुजनों का लाभ दिलवा सकते हैं। नवग्रह कवच इस कुंडली में धारण करना चाहिए। पिता और माता दोनों ही इस कुंडली में संतुलित हैं, उनके साथ संबंध भी बहुत अच्छे हैं। सैद्धांतिक पक्ष भी पिता से मनमुटाव का नहीं बन रहा है। ग्रह के बल के आधार पर सूर्य को बलवान बनाना होगा, नियमित दिनचर्या का पालन करके। मेधा बढ़ेगी तभी जब आप नियमित दिनचर्या का पालन करें, समय पे सोएं और समय पे जगें। इसके अतिरिक्त चंद्रमा 100% परिणाम करेंगे, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। मंगल को बलवान बनाने के लिए बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, जिसमें उनके 12 नामों का नित्य 12 बार उच्चारण करना चाहिए। बुधदेव आपकी कुंडली में 100% अच्छे हैं, वो आपको मेधावी बना रहे हैं और सिस्टम में विश्वास करने वाला बना रहे हैं, कृतज्ञ बना रहे हैं और बुद्धिमान भी बना रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बड़ों का आशीर्वाद कम या कई बार उनके साथ सामना होना कम होता दिखाई दे रहे हैं। शुक्रदेव जन्म कुंडली में 100%, इस वजह से इस कुंडली की लेगेसी सुरक्षित है। शनि कमजोर हैं, इस वजह से अपनी दशा काल में वो कई बार 25% का परिणाम करेंगे, हालांकि वो ठीक है। राहु और केतु भी इस कुंडली में आपके पक्ष में काम करने वाले बनेंगे। सामान्यतः राहु 6ठे भाव में बैठे हैं, पुरुष की कुंडली है, सम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से ये जातक के पक्ष में निर्णय देने वाले बनेंगे। पर सामान्यतः अपनी दशा काल में ये राहु में गुरु, राहु में मंगल, राहु में शनि और राहु में सूर्य, ये कमजोर जाने वाले ग्रह दशाएं दिखा रही। मतलब गुरु में राहु का अंतर, शनि में राहु, शनि में केतु, केतु में राहु, ये सब जो दशाएं होंगी वो कष्ट देंगी। शनि की दशा आरंभ में शनि उच्च के थे, नवांश में नीचभंग राजयोग कर रहे हैं, मतलब वो ग्रह कंपटीशन में है। हम अपनी उस दशा काल में अपने आप को संतुलित करेंगे, व्यवहार कुशल बनाएंगे, वाणी पे संयम रखेंगे और संबंधों को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। ये काम करना होगा। रत्न इस कुंडली में जीवन पर्यंत गुरु का रत्न पुखराज या माणिक भी धारण किया जा सकता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दिन आपके लिए गुरुवार और मंगलवार का बहुत अच्छा है। सोमवार का दिन भी आपकी कुंडली के लिए अच्छा रहेगा। मंगल की दशा में विषम परिस्थितियों का निर्माण कई बार केतु के कारण होगा, जबकि शुक्र 100% अपना परिणाम आपके पक्ष में देते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रमा आपको स्वतंत्र कारोबार करने वाला बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति का जीवन सुखी है। शनि के बाद जो बुध की दशा आएगी उसमें भी व्यक्ति का मन शांत और स्थिरता को प्राप्त होगा। ये कुंडली परमानेंट बाहर सेटल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्तित्व पे हमें थोड़ा काम करना होगा ताकि लोग हमें समझ पाएं। वाणी पे भी संयम बरतने की आवश्यकता होगी। पराक्रम आपका 100% बहुत अच्छा है और वो परिणाम भी देगा। बड़े छोटों का सुख शनिदेव देने वाले बन रहे हैं, भाइयों का भी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कुंडली का जो चतुर्थ भाव है उसमें थोड़ी सी पीड़ा दिखाई दे रही है, जिसके कारण कई बार निद्रा भंग होती है और व्यक्ति में अकुलाहट या बेचैनी, मानसिक अशांति भी देने का काम, क्योंकि केतु का प्रभाव है ना, इस वजह से। उसके बाद पंचम भाव की जो स्थिति है वो शिक्षा को बाधित करती है और कई बार व्यक्ति का जो दाव है वो उस पर ही उल्टा चल जाता है। मतलब वो सोचेगा कि हाँ ये हो जाएगा, जबकि वैसा ना होकर के कुछ उल्टी चीजें हो जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि का भी प्रभाव है, वो सामान्य बात है। उसके बाद नौकरी और व्यापार में नौकरी पहले, व्यापार दूसरे नंबर पे। और कंसंट्रेशन इस कुंडली का बहुत अच्छा है। गुरु से चंद्रमा केंद्र में बलवान होकर मोक्ष योग लगा रहे हैं। भाग्यशाली होने का वर आपकी कुंडली में सूर्य दे रहे हैं। पितरों का आशीर्वाद आपकी कुंडली में सूर्य दे रहे हैं।
और ये कुंडली अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के काफ़ी सजग है और उसकी प्रतिष्ठा कभी भी धूमिल नहीं होगी। और व्यक्ति बैक ऑफिस में काम न करके फ्रंट पे आकर के काम करेगा तो ज़्यादा सफल होगा। इसके बाद ये कुंडली अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत मजबूत है और वो है अपनी जिम्मेदारी को वो समझती भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुंडली कभी भी ऋण में नहीं जाएगी। अगर कोई छोटा मोटा ऋण होगा भी तो मंगल, सूर्य, गुरु और शुक्र आदि ग्रहों के कारण चुक जाएगा। कुंडली बहुत अच्छी बनी है। नवमांश में थोड़ी कमजोरी, दशमांशा में थोड़ी कमजोरी है, जिसके कारण नवमांश चक्र की कमजोरी के कारण दाम्पत्य में एक संघर्ष देखने को मिलता है। ये कुंडली किसी दूसरे को पैसा न दे, धन देना खतरे से खाली नहीं है। सामान्यतया अपने तर्क बल पे विश्वास रखें, बहुत ज़्यादा बोले नहीं, शांत रहें, सुनने का अवसर दूसरों को भी दें और स्वयं को भी इस मामले में ट्रेन करें। गुरु का पक्ष आपके पक्ष में काम करेगा, जो व्यक्ति को चरित्रवान, ज्ञानी और सुखी बनाएगा। इनकी दशा अभी भी अच्छी जाएगी। सामान्यतया 2027 के सितंबर से गुरु में जो राहु का अंतर आएगा वो आपको मानसिक मतभेद में लेके जा सकता है, रोगों को वृद्धि में ले जाने वाला हो सकता है। उससे पहले ही हमें लाजवर्त, गुरु में राहु का अंतर आएगा तो उस समय हमें लाजवर्त धारण कर लेना होगा। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। अगर ऐसे ही कुंडली विश्लेषण आप भी अपनी कुंडली का चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रत्येक दिन देखा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।